हम दस्तक की शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त हमारे साथ क्रांति वानखेड़े जी सीधे जुड़ रही हैं। क्रांति वानखेड़े जी वो हैं जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े जी की पत्नी हैं। और क्रांति जी आज इस समय हमारे साथ आज तक पर इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे आरोप एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लग रहे हैं और उनकी निजी जिंदगी से जुड़े हुए भी ये आरोप हैं। क्या कहेंगी क्रांति जी आप इन आरोपों पर? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि समीर जी को अपना काम करने से रोका जा रहा है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। उन्हें अपना काम करने दीजिए। जो इंसान पिछले 15 सालों से ईमानदारी से काम करते आ रहा है, उसे अब जाके ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? और ऐसे नहीं है कि उसने अपने आप को प्रूव नहीं किया है। उसने बार बार अपने आप को प्रूव किया है। उन्होंने मेडल्स जीते हैं अपने काम के लिए और उन्होंने अपने आप को एक नॉन करप्ट ऑफिसर करके प्रूव किया है। आप जाके किसी से भी पूछ लीजिए। और ये एक्सटॉर्शन का ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं उनके ऊपर, ये टोटली फर्जी है और ये टोटली गलत है। क्योंकि अगर एक्सटॉर्शन के ही बिजनेस में अगर समीर होते तो आज हम लोग तो महलों में रह रहे होते, लेकिन हम लोग तो हमारे एक छोटे से घर में रहते हैं। हमारे पास गाड़ियों की फ्लीट्स होती, लेकिन हम तो हमारी छोटी सी गाड़ी में घूम रहे हैं। ऐसा क्यों? 25 करोड़ रुपए की बात सामने आई और उसमें से 8 करोड़ रुपए समीर जी को मिलने थे। आप कहती हैं कि उन्हें अपना काम करने दीजिए, वो एक ईमानदार ऑफिसर है। लेकिन आपकी निजी जिंदगी को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न यहां पर हैं। 2017 में आपकी शादी हुई क्रांति जी, अगर हम गलत नहीं हैं तो गलत हैं, प्लीज ठीक कीजिएगा। क्या समीर वानखेड़े अपना धर्म भी छिपा रहे हैं? क्या वो मुस्लिम हैं? क्या उनके सर्टिफिकेट में उनका नाम कुछ और है? प्लीज इन बातों पर थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। एक अच्छा मौका मिला है पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने आकर ये बताने का। क्योंकि आप जाके किस किस का मुंह पकड़ोगे और आप किस किस को जाके क्या बोलोगे। आज मेरे फादर इन लॉ जो 70 साल के हैं, आज अपनी फाइलें लेके बैठे हैं, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि ये मेरा सर्टिफिकेट है, ये यहाँ पे लिखा है कि हम हिंदू हैं, ये यहाँ पे लिखा है कि मेरा नाम है ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े और समीर इज अ बॉर्न समीर ज्ञानदेव वानखेड़े, जो एक हिंदू आदमी है। ये सारी चीजें आज हमें प्रूव करनी पड़ रही है। और वो किस लिए? सिर्फ समीर की ईमानदारी की वजह से, सिर्फ जस्ट बिकॉज कि वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है और उसके ऊपर कोई भी दूसरा दबाव काम नहीं कर रहा। क्रांति जी, ये जो सर्टिफिकेट आप शायद नहीं देख पा रही हैं, हम अपने टीवी स्क्रीन पर एक सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं ना, देख पा रही हैं। उसमें क्या नाम लिखा हुआ है? समीर दाऊद वानखेड़े। ये क्या मतलब हुआ जी? तो ये मुझे पता नहीं इन लोगों ने कैसे प्रोक्योर किया है या कैसे इसको तैयार किया गया है या इसको किसी ने रात भर बैठ के बनाया है या क्या किया है। आई रियली डोंट नो। इसकी सफाई मेरे फादर इन लॉ भी दे चुके हैं। समीर जी की माता जी का नाम क्या है? वो कौन है, कौन थी और उनके बारे में कुछ? समीर की जो माता जी हैं जी, वो बेशक मुस्लिम थी और उन्होंने भी अपने रिलीजन को कन्वर्ट किया था शादी के वक्त। वो भी हिंदू बनी थी। उसका भी डॉक्यूमेंट हम लोगों ने प्रेस के सामने बताया हुआ है। तो इस यहाँ पे अभी सवाल कहाँ पैदा होता है कि जस्ट बिकॉज समीर की मम्मी मुस्लिम थी इसके लिए उसको भी मुस्लिम बनाओ, डैडी को भी मुस्लिम बना दो। ये ठीक है, हिंदू मुसलमान कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि क्रांति जी सवाल उठ रहे हैं और आपके पास एक अवसर है तो आपको बताना चाहिए। आपने पिताजी की सारी बात बता दीजिए, आप माता जी के बारे में नहीं बता रही हैं। 2017 में क्या, एक बहुत ही निजी सवाल है, हमें क्षमा कीजिएगा इस बारे में पूछने के लिए, क्या समीर जी की 2017 से पहले भी, आपसे पहले किसी से शादी हो चुकी है? ऑफ कोर्स शादी हुई थी। शबाना कुरैशी उनका नाम है। इधर मुझे इस बात का भी बुरा लग रहा है कि एक औरत की प्राइवेसी को आप ऐसे चौराहे पे लाके रख देते हैं। वो एक मुस्लिम लेडी है, बहुत ही रिस्पेक्टेड डॉक्टर है। आपने ये एक बार भी नहीं सोचा कि क्या वो औरत मूव ऑन कर चुकी है अपनी लाइफ में? क्या उसकी कोई पर्सनल रिलेशनशिप या कोई भी पर्सनल लाइफ है नहीं कि उसका फोटो आपने छाप दिया? क्या है अगर वो नहीं चाहती है कि उसकी एक्स लाइफ उसके आंखों के सामने आए? ये नहीं सोचा? बस एक फोटो मिल गया तो डाल दिया।
ऐसे ही इनसेंसिटिव आरोप समीर पर लग रहे हैं, इनसेंसिटिव मीडिया पोर्शंस उसके बारे में इमेजेस एंड ऑल दैट पोर्ट्रे की जा रही है उसको सिर्फ अपने राह से भटकाने के लिए। एंड एट द सेम टाइम आपने मुझसे अभी कहा कि आपने ये मदर के बारे में तो छुपा दिया था। मदर के बारे में क्या छुपाना है? क्या आपको 4 दिन पहले की न्यूज पता नहीं है? जब वो कब्रिस्तान जा रहे थे अपनी माँ से रोज मिलने के लिए, उनकी माँ का इंतकाल हो चुका है, तो उनकी माँ को दर्शन लेने के लिए रोज सवेरे वो जाते हैं। तो ये आप तो पूरी जनता को मालूम है कि वो मेरी मदर इन लॉ मुस्लिम है। इसमें क्या छुपाने वाली बात होगी? और क्यों छुपाए? क्यों छुपाए? अगर क्या हिंदू होना गुनाह है? नहीं क्रांति जी, कोई वो एक सेक्युलर फैमिली से आते हैं तो क्या वो गुनाह है? नहीं, ये अच्छी बात है, ये तो हमारे देश की खूबी है क्रांति जी। ये तो यही तो अनेकता में एकता, इसीलिए तो हम कहते हैं, और ये तो बचपन से हमें पढ़ाया लिखाया जाता है, आपको और हमें सबको। लेकिन क्योंकि आप पर प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत हाई प्रोफाइल केस आपके हस्बैंड जो है वो डील कर रहे हैं और उसके वो हेड हैं, और समीर पर आरोप गोसावी भी लगा रहे हैं। गोसावी ये लगा रहे हैं कि उन्हें 8 करोड़ रुपए मिलने थे। वो वीडियो है, उस पे क्या कहेंगे आप? गोसावी ने लगाए हैं ये जी, सेल ने लगाए हैं। हाँ, मतलब गोसावी का जो बॉडीगार्ड है उसने लगाए ना। वो अलग इंडिविजुअल है वो, आप इसका उसके ऊपर नहीं थोप सकते। यू हैव टू बी डेड श्योर अबाउट व्हेन यू आर टेलिंग मी समथिंग। सो इट इज नॉट गोसावी। बॉडीगार्ड साफ ये कह रहा है, उसका नाम भी समीर है क्रांति जी, कि किरण गोसावी ने समीर वानखेड़े के साथ ये डील की थी। 50 लाख रुपए लेने मैं गया था, 25 करोड़ रुपए मिलने थे, 8 करोड़ रुपए जाने थे समीर वानखेड़े के पास। इसलिए बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सारी चीजें उन्होंने कोर्ट में क्यों नहीं रखी? ये मीडिया के सामने आके मीडियाबाजी क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं कोर्ट में रखी? ये प्रूफ देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ दो या कुछ भी प्रूफ दो या पेपर दो या कोई व्हाट्सएप चैट शेयर करो, कुछ तो शेयर करो कि समीर वानखेड़े के साथ हमारी ये बात हुई है। स्टिंग ऑपरेशन कर लो। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एक ईमानदार ऑफिसर है। और ये मैं डंके की चोट पे बोलती हूँ कि कोई प्रूफ लाके बता दे मेरे हस्बैंड के बारे में। एक आरोप समीर वानखेड़े पर यह भी है क्रांति जी कि वो बॉलीवुड को टारगेट करते हैं। क्यों जी? वो हर एक उस इंसान को या उस जगह को या उस इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं जहां पे ड्रग्स का कारोबार होता है। वो बॉलीवुड को बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रहे। कल को कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में मिल गया ड्रग तो आप बोलोगे वो कॉर्पोरेट को टारगेट करता है? नहीं, आप ऐसा नहीं बोलोगे। करेक्ट ना? तो बॉलीवुड के खिलाफ उनको कोई भी रोष नहीं है। क्रांति जी, ये भी आरोप है कि गोसावी तो आपका फैमिली फ्रेंड है। कौन गोसावी? ये भी आरोप लग रहा है आप पर। कौन गोसावी हमारा फैमिली फ्रेंड है? जी जवाब दीजिए ना। कहां पढ़ रहे हैं आप? अरे जवाब पूछ रहे हैं ना आपसे। आप भाई आप ही बोल रहे हैं कि सबके सामने है। अगर वो समीर की मां मुसलमान थी तो बताइए आप सारी बातें। क्या ऐसा है? हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे सिर्फ प्रश्न पूछ रहे हैं। एलिगेशन किसने लगाया है? ये आप लगा रहे हैं? आप नहीं, हम नहीं लगा रहे। मैंने कहा आरोप है। आप समझिए। नहीं, आरोप तो नहीं, आप जवाब दीजिए। हाँ, आरोप कोर्ट में लगता है। आप मीडिया है। आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में, कोर्ट में जाइए। और आप किसके बारे में पूछ रहे हैं मुझे वो भी पता है। फैमिली फ्रेंड फ्लेक्चर पटेल है। आप थोड़े जंबल अप हो गए। नहीं, देखिए फ्लेचर को भी हम जानते हैं। फ्लेचर को भी हमने दिखाया आज तक पे पूरी तरह तो कौन से मीडिया ने ये बताया कि गोसावी हमारा फैमिली फ्रेंड है? अरे आप जाके उससे पूछिएगा ना। आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए ना। आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? आप सवाल अजीब पूछ रहे हैं। आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? सवाल अजीब पूछ रहे हैं। आप सवाल अजीब। तो आप साफ मना कीजिए भैया नहीं है। आप नहीं मना कीजिए, बात खत्म। आपका सोर्स जहां पे है वहां से आप पूछिए ना कि है कि नहीं है। ये फाइंड आउट कीजिए। मैं क्यों जवाब दूं? किसको आंसरेबल हूं मैं? ठीक है क्रांति जी। समीर वानखेड़े के पिताजी ज्ञानदेव वानखेड़े जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानदेव जी बहुत धन्यवाद। एक सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े का है जिसमें उनके पिता का नाम, उनके नाम के आगे दाऊद भी जुड़ा हुआ है। आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? कि दाऊद तो ये तो पूरा फर्जी लगता है। वो किसने बनाया मालूम नहीं है। उसका डुप्लीकेट ही लगता है मुझे उसका देख के। उसका जो सर्टिफिकेट है वही गलत लगता है मुझे। किसने तो भी छेड़छाड़ी करके उसके साथ बनाया गया है। मेरा जब से मैं पैदा हो मेरा नाम ही मेरे माँ बाप ने ज्ञानदेव वानखेड़े रखा है। ना मैंने कास्ट चेंज किया ना नाम चेंज किया।
बचपन से लेके स्कूल के जमाने में, कॉलेज के जमाने में, एनसीसी में सब हम लोगों ने या डिपार्टमेंट में 35 साल काम किया। आज तक इसको दाऊद करके मालूम ही नहीं है नाम। तो ये भाई साहब ने कहां से लेके आया। अभी वो एक किस्म का रावण है, उसको 10 हाथ और 10 सर है। जिसके पास पैसा है उसको रावण बोला जाता है हमारे इसमें। वो कुछ भी कर सकता है, फर्जीवाड़ा कर सकता है, क्योंकि हमेशा उसके मुंह में एक ही वर्ड है, फर्जीवाड़ा फर्जीवाड़ा फर्जीवाड़ा। और पहले से रेडी है वो, आज नहीं 15-20 दिन से रेडी है। समीर वानखेड़े की वर्दी उतारूंगा, उसको जेल में डालूंगा, सर्विस घर में बैठना पड़ेगा। ये क्या भविष्यवाणी करता है? तो ज्ञानदेव जी, भविष्य ज्ञानदेव जी आपको लग रहा है कि ये सब कुछ जो है, ज्ञानदेव जी आपको लग रहा है या आप ये कह रहे हैं, खुलकर कहिए कि यह सब कुछ नवाब मलिक करवा रहे हैं? ये 100% नवाब मलिक करवा रहे हैं। तो हमारे से कोई लेना देना नहीं है। 15 साल से अभी तक ना मेरे फैमिली पे, ना मुझ पर, ना मेरे बहू पे, ना बेटी पे, ना बेटे पे कोई इल्जाम नहीं है। मैं 35 साल काम किया हूं, आज तक कोई उंगली नहीं उठाया है। तो आज ये इसके दामाद को अरेस्ट करने के बाद, 8 महीना जेल में रहने के बाद ऐसी कौन सी उसका प्यार आया जो कि ड्रग के तरफ से बात करता है। समीर वानखेड़े की यूनिफॉर्म उतार दूंगा, उसका जाति अलग है, उसका बाप का नाम दाऊद है। ये तो शर्म की बात है, खुद को शर्म आना चाहिए। मैंने तो सब प्रूफ के साथ सब लोगों को बताया। मेरे पास बचपन से सर्टिफिकेट्स है, कॉलेज के, स्कूल्स के, रिटायरमेंट के। तो ये शर्म आना चाहिए ऐसी बात बोलने को। और ये उम्र में मेरे को सर्टिफिकेट दिखाने लगा रहा है, उसकी हिम्मत कैसी है कौन चीज वो? मेरा इंटरव्यू लेने के बजाय आपने उसका इंटरव्यू लेना चाहिए। कहां से आया वो? एक भंगार में काम करने वाला आदमी, भंगार आदमी, कहां से सोना बनाया उसने, कहां एसपी ज्वाइन किया, कैसा पलटी मार के राष्ट्रवादी में गया, 5 साल क्या मिनिस्टर होके क्या क्या किया उसने, उसका इंक्वायरी करो। कहां उसका रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, बैंड्रा में, ये भंगार वाले का जो 100 रुपए 20 रुपए की भंगार, तो कहां से आया उसका इंक्वायरी क्यों नहीं करते? ज्ञानदेव जी क्यों, जो ईमानदार ऑफिसर है, जो अच्छा काम कर रहा है। ज्ञानदेव जी ठीक है। ज्ञानदेव जी, क्या नवाब मलिक के जो दामाद हैं समीर, क्या आपको लगता है कि सिर्फ उसकी वजह से समीर वानखेड़े को वो टारगेट कर रहे हैं? और समीर वानखेड़े का उनके दामाद समीर से क्या संबंध है? कब अरेस्ट किया था, क्या किया था जिसकी वजह से आपको लगता है कि समीर को, वानखेड़े को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, मुझे तो इसका पता नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट के इसमें घुसता नहीं। लेकिन सुना है 8-10 महीना वो उसमें रहा, जेल में रहा ड्रग्स केस में। अभी एक उसको लगता हो सकता है इसके ड्रग माफिया से संबंध भी हो, क्योंकि ये पहले से संबंध रखता है। एक कहां से आया हुआ आदमी कहां बन गया? अभी तो रावण जैसे उसके पास सोने की लंका है, कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। सर्टिफिकेट तो क्या कितने जाली बना सकता है। अभी उसको वानखेड़े फैमिली से क्या तकलीफ है? आप उसने कभी पूछा कि वानखेड़े फैमिली से आपको क्या तकलीफ है? समीर वानखेड़े ने आज तक, जैसा डिपार्टमेंट से लगा 15 साल हुआ, कभी भी आज तक कोई इंडिया में उसके ऊपर नाम नहीं उठाया। ना बॉलीवुड, ना हॉलीवुड, ना साधारण पब्लिक, ना पैसे वाले लोग, कोई आज तक नाम नहीं उठाया। तो ये भाई साहब को क्या तकलीफ है वानखेड़े फैमिली से, समझ में नहीं आता। तो नवाब मलिक क्यों बदनाम कर रहे हैं? कोई तो अच्छा, साहिल भी आ गए हमारे साथ, हमारे मुंबई से साहिल भी जुड़ चुके हैं। हाँ, बदनाम तो एक ही है। उसका बदनाम करने का 2-3 रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, उसके जवाई को अरेस्ट किया। नंबर 2, हो सकता है उसके ड्रग माफिया से संबंध हो सकता है उसका कोई भी ऐसा उसने सुपारी लिया हो कि वो बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, किधर से, कि भाई तुम्हारी इसमें खड़ा रहता हूं तो मेरे को कुछ भी हो सकता है। वो आदमी कोई भी लेवल तक गिर सकता है। जब मेरे फैमिली, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा बहू, ये मेरा, इतना वो फैमिली तक अपमान कर सकता है, गलीज बोले तो क्या उसको बोलेंगे, गलीज भाषा में उपयोग करता है, वो आदमी कहीं भी गिर सकता है। भंगार से भी बदतमीज आदमी हो, भंगार तो भी अच्छा है। ज्ञानदेव जी, साहिल भी हमारे सहयोगी हैं, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। उससे पहले क्रांति जी एक बात बता दीजिए, क्या डीजी एनसीबी ने समीर वानखेड़े जी को बुलाया है? क्रांति जी, हम चाहेंगे कि आप जवाब दें इस बात का। उन्हें मिलने के लिए बुलाया, तो कुछ आपको आइडिया है कि ये ऑफिशियल है, किस लिए बुलाया है, इस केस से के संबंध में बुलाया है, कैसे बुलाया है?
नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता ठीक है कि वो है, साहिल कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। क्रांति, सवाल यह है कि आप खुद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, आपने भी फिल्मों में काम किया हुआ है, और जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री वर्सेस समीर वानखेड़े, जिस तरीके से ये बात निकलकर सामने आ रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि बॉलीवुड में ड्रग्स का बहुत बड़ा कारोबार चलता है और उस पर समीर वानखेड़े कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि बहुत फिल्म पर्सनैलिटीज को बुलाया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, हालांकि उसमें अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, लेकिन उनको भी वहां पर बुलाया गया था। और इसीलिए यह आरोप किया जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनका यह आरोप है कि सेलिब्रिटीज को बुला के उनके साथ फोटो खिंचवा के अपना नाम करने की कोशिश की जा रही है। नवाब मलिक अगर हम हटा दें, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी आरोप लगा चुके हैं। आपका क्या कहना है? आप मराठी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, आपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया हुआ है, क्या कहना है आपका इस पर? मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। ट्रायल पीरियड है, ये ट्रायल चल रही है, मीडिया ट्रायल भी चल रही है, सब लोग ही सवाल उठा रहे हैं। तो आई एम श्योर एक दिन जब सच बाहर निकलेगा, तब आई एम श्योर हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी समीर जी की साइड लेके बोलेंगे। वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, और वो बहुत अच्छे आदमी हैं, इसके लिए वो सच का ही साथ देंगे। नंबर 1। नंबर 2 रहा बॉलीवुड का सवाल। समीर ने अप्रोक्सीमेटली अगर 100 केसेस किए हैं तो उसमें से 5% से भी कम शायद बॉलीवुड होगा, बट जस्ट बिकॉज मीडिया इन्वॉल्व होता है इसलिए बॉलीवुड को हाईलाइट किया जाता है। पर जब भी वो गलियों में घुसता है, टाउन साइड में, डोंगरी साइड में, यहाँ वहां, और वहां से इनको चोटें लगती है, कैसी कैसी हालत में आता है, खून निकल रहा है हाथ से, पूरा बॉडी स्क्रैच्ड अप है, पैंट फटी हुई है। मैं पूछती तुम कहाँ से आ रहे हो? तो एक रेड में था, वहां पे ये हुई, नाइजीरियंस के साथ झड़प हो गई है वो। तब कोई क्यों नहीं पूछने आता है? तब हमारे सारे रिस्पेक्टेड जो मिनिस्टर्स हैं वो क्यों नहीं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सेइंग दैट अरे बेटा तूने इतना अच्छा काम किया, तू कितना अच्छा काम कर रहा है, तूने इतना अच्छा इन लोगों को पकड़ा तूने, ओके ओके। तब क्यों नहीं इन चीजों को हाईलाइट किया जाता? हाँ, उनपे अटैक हुआ है, एक अटैक हाईलाइट हुआ था, उसके बाद कितने सारे हुए जो उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं किए, क्योंकि मैंने बोला अरे ये कवर किया कि नहीं मीडिया में? अरे क्या रोज रोज बोलना, ये तो अभी होते ही रहेगा, ये तो अभी होते ही रहेगा। एक आदमी जो खुद की जान की परवाह नहीं करता है, जब उसकी इंटीग्रिटी पे बात आती है तब बुरा लगता है। सवाल यहां पर इंटीग्रिटी का नहीं है, सवाल यहां पर यह उठाया जा रहा है कि एनसीबी का इस्तेमाल करके मुंबई का नाम बदनाम किया जा रहा है। यह आरोप मुख्यमंत्री लगा रहे हैं। उनका यह कहना है कि अगर ड्रग्स पे कार्रवाई करनी है तो उसका सपोर्ट रहेगा। मैं आपके सामने आरोप रख रहा हूं, आपने कहा कि मीडिया ट्रायल की आपने बात कही, दूसरे तरफ से आरोप लगता है कि एनसीबी का इस्तेमाल करके मीडिया ट्रायल किया जा रहा है मुंबई के खिलाफ। यह भी आरोप मुख्यमंत्री और यहां की सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मुंबई का नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप मुंबई से आपका नाता काफी पुराना रहा है, आपने जैसे मैंने कहा कि मराठी इंडस्ट्री में आपने इतने साल काम किया हुआ है, उसका आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं जरूर ये जवाब देना चाहूंगी कि हमारा महाराष्ट्र कोई बदनाम नहीं कर सकता। हमारा महाराष्ट्र जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा, और हमारे महाराष्ट्र को कोई बदनाम नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि कभी हमको सपोज एक जख्म हो जाती है, तो वो बोलते हैं कि ना ये तुम्हारा ये हिस्सा है ना, निकाल देना पड़ेगा। ड्रग्स वैसी एक जख्म है, हम सिर्फ वो जख्म को साफ कर रहे हैं। हमने कहाँ कुछ बोला? समीर के मुंह से एक बार भी नहीं। ही इज अ प्राउड महाराष्ट्रन, ही इज अ प्राउड महाराष्ट्रन, ही इज अ प्राउड मुंबईकर। एंड जब भी उसके दिल से मुंबई के लिए कोई बात निकलती है, तब वो दिल से और भर भर के बोलता है। तो सिर्फ इस मंच का थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा मंच है ये बोलने के लिए कि हमारा पूरा परिवार महाराष्ट्र से प्राउड है, पूरा परिवार मुंबई से प्राउड है, और हम प्राउड मुंबईकर हैं, और कोई हमें इस बात से झुटला नहीं सकता। And I want to tell Mr. Our CM, respected CM Uddhav Thackeray. Of course, yes. So I would like to tell our Mananiya CM also that please show some faith in us. We are with you. हम कहीं नहीं कुछ, और हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बहुत एक छोटा सा परिवार है। मेरे फादर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, मैं, समीर और हमारे 2 बच्चे। इतना छोटा परिवार, हम कहाँ किसका क्या बदनाम करने जाएंगे? अरे महाराष्ट्र बहुत बड़ा है और बहुत रिच कल्चर है, उसको कोई बदनाम नहीं कर सकता। आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल, आपने कहा कि कई सारी चीजें कवर नहीं होती है।
प्रोटोकॉल्स को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, खास करके जो विटनेसेस यहां पर बुलाए गए उनमें से 3 विटनेसेस में से 2 विटनेसेस, उसमें से एक विटनेस जो है जिसके खिलाफ पुणे में कार्रवाई चल रही है कि वहां से उनको एब्सकॉन्डर घोषित कर दिया गया है। एक विटनेस एनसीबी के ही विटनेस सामने आकर कह रहे हैं कि मुझसे जबरदस्ती सिग्नेचर लिखवाए गए। ये सब आखिरकार इसी केस में क्यों हो रहा है? इससे पहले भी पिछले साल दरअसल उनको खास यहां पर लाया गया था रिया चक्रवर्ती का मामला होने के बाद से। इसके पहले उन्होंने कभी एनसीबी में काम नहीं किया था, लेकिन पहली बार उनको एनसीबी में लाया गया खास इस मकसद से कि वो रिया चक्रवर्ती केस पर काम करे, बॉलीवुड और ड्रग्स के सिंडिकेट पर काम करे, इसके लिए खास उनको यहां पर लाया गया था। अब ये जो आरोप होना शुरू हो गया है, आर्यन खान के केस में ही आरोप क्यों लग रहा है, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है जो आरोप लगा रहे हैं और ये फॉल्स एविडेंस जो क्रिएट कर रहे हैं, इसका जवाब वो लोग ज्यादा अच्छे से दे सकेंगे, क्योंकि सोचने वाली बात है ना, आज के पहले एक भी विटनेस हॉस्टाइल नहीं हुआ, इसी केस में क्यों हुआ इसी केस में? क्या इसके पहले समीर ने सेलिब्रिटीज पकड़े नहीं? फिर उन केसेस में क्यों नहीं हॉस्टाइल हुआ, इसी में क्यों हुआ? और इधर जब हमें दिख रहा है इन ब्रॉड डे लाइट ऐसे एलिगेशंस फैमिली मेंबर्स पे पर्सनली जाके लगाए जा रहे हैं, तब सोचने वाली बात हो जाती है ना। मतलब आपण बोलतो ना, एक शेमड्या पोराला पण कळेल, इन मराठी विषय एक शेमड्या पोराला पण कळेल की इथे काहीतरी गौडबंगाल। मुझे मराठी समझ में आती है। जी नहीं, देखिए ऐसा है जी नहीं, आज सुबह हमने देखा कि कुछ पर्सनल फोटोग्राफ्स पुराने शादी के ट्वीट करने किए गए सोशल मीडिया पर। खुद नवाब मलिक कुछ फोटोग्राफ्स ट्वीट करने की कोशिश कर रहे थे और खास करके उनका बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने ट्वीट करने की कोशिश की। ये बहुत पर्सनल अटैक हो रहा है फैमिली पर। समीर वानखेड़े ने उन्होंने अपना एक प्रेस रिलीज भी निकाला। उनका यह कहना है कि फैमिली के खिलाफ डिफेमेशन करने की कोशिश चल रही है, उनके खिलाफ डिफेमेटरी चीजें रखी जा रही है। उस चीज को आप किस तरीके से देखती है, किस तरीके से आप उसका जवाब देना चाहेंगे? साहिल जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पिछले कुछ दिन बहुत ही ज्यादा हमारे स्ट्रेस में गुजर रहे हैं। जिन जिन चीजों का हमें सामना करना पड़ रहा है, ये मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती। हमें थ्रेट्स आते हैं और प्रॉपरली लिखे हुए, जिसके मैंने स्क्रीनशॉट्स निकाल के रखे हैं, दैट यू बोथ शुड बी हैंग्ड टिल डेथ, योर एंटायर फैमिली शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। ये सारे ऐसे आते हैं थ्रेट्स, और वो किस लिए? क्योंकि एक बंदा ईमानदारी से काम कर रहा है। तो फिर ना ऑनेस्टी से कहीं ना कहीं अपना विश्वास उठना चालू हो जाता है कि भाई इसमें चलती नहीं है क्या ऑनेस्टी, इसमें करप्ट ही रहना पड़ता है, फिर सब सही रहेगा क्या? प्रॉब्लम क्या है भाई? अच्छे से काम करेगी नहीं। बट थैंकफुली मीडिया चैनल्स, आपके जैसे मीडिया चैनल्स हैं, फिर जनता है अराउंड 80%, और मैं बोलना चाहूँ 70 to 80% जनता ऐसी है जो समीर को सपोर्ट करते हैं, जो हर मूवमेंट को उसकी सपोर्ट करते हैं, जो एटलीस्ट सच सामने रखने की कोशिश करते हैं और वन साइडेड न्यूज नहीं देते हैं। तो मैं जरूर आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। देखिए, दोनों तरफ से खबर रखना हमारा काम है। अगर हमारे पास कोई आरोप करता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के खिलाफ, मुंबई पुलिस के भी एंटीलिया केस में अगर आपने देखा होगा, तो मुंबई पुलिस के खिलाफ भी जब आरोप लगना शुरू हुआ, वो भी मीडिया ने कवर किया था। तो मीडिया का काम है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे भी कोई सवाल उठा रहा है तो वो सवाल भी रखे, और उस पर अगर कोई जवाब देना चाहता है, दूसरी तरफ की साइड भी हम लोग रखने की कोशिश करते हैं। कई बार उसके वजह से लगता होगा लोगों को कि मीडिया ट्रायल हो रहा है। ज्ञानेश्वर वानखेड़े, जो उनके पिता है समीर वानखेड़े के, उनसे एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट, ज्ञानदेव वानखेड़े, सॉरी, आपसे सवाल पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज सुबह एक बर्थ सर्टिफिकेट ट्वीट किया गया। यह दावा किया गया कि उस बर्थ सर्टिफिकेट में जो नाम है वो, और जो कास्ट सर्टिफिकेट पर नाम है वो, उसमें एक फर्क है। उन्होंने स्पेसिफिक आरोप यह लगाया हुआ है कि यह बनावटी सर्टिफिकेट बनाया गया, कास्ट सर्टिफिकेट, वो गलत है। इस तरीके का स्पेसिफिक आरोप लगाने की कोशिश हुई है। आपके तरफ से आप ही अगर दर्शकों को क्लैरिफाई कर दे इन दोनों चीजों के बीच में, तो अच्छा होगा। हम आपकी साइड इसके बारे में जानना चाहते हैं। साहिल जी, जब से मैं पैदा हुआ तब से मेरा नाम मेरे माँ बाप ने ज्ञानदेव रखा है। मराठी में उसको ज्ञानदेव बोलते, हिंदी में बोलेंगे तो ज्ञानदेव बोलेंगे। तो बचपन से मेरा वही नाम है। स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, एनसीसी से लेके, डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ तब से लेके, रिटायर हुआ तब से लेके मेरा ज्ञानदेव नाम ही है। हर इसमें मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न, पासपोर्ट सब ज्ञानदेव वानखेड़ी है। और ये किसने किया है आपको सब मालूम है। एक ही आदमी कर सकता है, नवाब मलिक।
वो वही ऐसा फर्जीवाड़ा उसके हमेशा मुंह में रहता, तो फर्जीवाड़ा। बर्थ सर्टिफिकेट झूठा है, जो वो बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया गया है कि मैं वो फर्जीवाड़ा। ज्ञानदेव जी, वो बर्थ सर्टिफिकेट झूठा है आपका ये कहना है? क्या उस पर 100% कोई झूठा कानूनी और कार्रवाई आप करेंगे? manipulate किया हुआ है। क्या उस पर कोई लीगल एक्शन ली जाएगी? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि क्योंकि वो सोशल मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ट्वीट किया हुआ है जी। हाँ, ऑन रिकॉर्ड मैं कोर्ट में जाऊंगा, उसको लेके मैं कोर्ट में जाऊंगा। मीडिया में तो आपके सामने हूं, कोर्ट में लेके जाऊंगा। मेरे जाति पे किया, मेरे नाम पे किया, मेरे फैमिली, मेरे बेटा बेटी बहू, किसने भी इसने छोड़ा नहीं है। उसको कहो संस्कार बच्चे को अच्छा रखे, बच्चे को अच्छा पाले, बाद में पॉलिटिक्स करो जो करने का। अभी वो तो रावण जैसा है, उसके 10 मुंह 10 हाथ है, वो कुछ भी मैनिपुलेट कर सकता है, कितनी भी ऐसे डुप्लीकेट बना सकता है। वो फर्जीवाड़ा पहले से उसके मुंह में फर्जीवाड़ा फर्जीवाड़ा। और पहले उसको कैसा मालूम है समीर का मैं यूनिफॉर्म उतारूंगा, 10 महीना डिपार्टमेंट में रहेगा, बाद में जेल में भेजूंगा। ये है कौन ये चीज? मैं अजित पवार साहब से बहुत रिस्पेक्ट करता हूं कि अपने मंत्री महोदय से काबू में रखे, बहुत मेहरबानी होगी हमारे ऊपर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कुछ एक भंगार वाला बोलने लगा तो एक मुझे अच्छा नहीं लगता। किसकी हिम्मत आज तक मेरे बेटे पे हुई नहीं बोलने वाले की। आज तक 15 साल हुआ ना, मैं 35 साल मैंने काम किया डिपार्टमेंट में, लेकिन आज तक मेरे बेटे के ऊपर, मेरे ऊपर कोई आज तक कोई उंगली नहीं उठाई। अब ये भंगार, खाली मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट है, सीपी साहब से रिक्वेस्ट है, हमारे अजित दादा से रिक्वेस्ट है, हमारे गृह मंत्री से रिक्वेस्ट है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट है कि आपके मंत्री को प्लीज मेहरबानी करके, ये कब बंबई में आया, कब भंगार का काम करता था, भंगार के जब काम करता तो इसकी प्रॉपर्टी कितनी थी, किसके नाम पे थी, 5 साल मंत्री रहा, क्या एमएलए रहा, एसपी में था, बाद में और दूसरे पार्टी में गया, उसकी प्रॉपर्टी चेक करो। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, रसिया कहाँ है, वो उसको सब मालूम है। आप जरा चेक करो। मेरा एक ईमानदार ऑफिसर जी, आपने होम मिनिस्टर का नाम लिया जी। आपने कहा कि आप दिलीप वळसे पाटिल जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, उनसे आप दरख्वास्त करना चाहते हैं। अभी गृह मंत्री का स्टेटमेंट आया है जी। जो प्रभाकर साइल जो विटनेस है, उन्होंने जो कल बात करके एक आरोप लगाया कि हफ्ता उगाई की कोशिश की गई और उसके बाद किस तरीके से उनसे जबरदस्ती साइन ली गई, उस मामले में दिलीप वळसे पाटिल ने अभी जो मीडिया को स्टेटमेंट दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि प्रभाकर साइल को पुलिस का प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने कही कि सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये भी एक सेंट्रल एजेंसी है। आप खुद पुलिस पे 35 साल रह चुके हैं, आपके ही होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या जो सेंट्रल एजेंसीज है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आप दिलीप वळसे पाटिल साहब को क्या कहना चाहेंगे? साहिल जी, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं पुलिस में नहीं था, मैं स्टेट एक्साइज यानी राज्य उत्पादन शुल्क स्टेट एक्साइज में सीनियर इंस्पेक्टर था, पुलिस इंस्पेक्टर। उसके बाद में ये जो आरोप, हाँ एक्साइज में, स्टेट एक्साइज में था, मैं इंस्पेक्टर था। मैं 19 साल बॉम्बे में था, 29 साल बॉम्बे में और 4.5 साल में पुणे में काम किया और पुणे से रिटायर हुआ। 25 साल में मुझे सिर्फ एक बार प्रमोशन मिला और मैं उनको बहुत अच्छी तरह से हमारा आदर करता हूं। मंत्री महोदय से हमारे बहुत क्लोज जैसे लगते हमको, क्योंकि पुणे और बॉम्बे कितना दूर है। उधर से भी उनका, मैं उनके खुद के गांव में भी मैं एक्साइज में था, उनके आंबेगांव घोड़ेगांव। मेरा उनको निवेदन है कि उनके हमारा इंक्वायरी करने के बजाय जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम करते, उनकी तो इंक्वायरी निकालो, या कम से कम बोलो भाई अच्छा काम नहीं कर सकते तो कम से कम चुप तो बैठो, लोगों को अच्छा इन्वेस्टिगेशन करने दो। अभी पंच कैसा फोड़ा जाता आपके सामने मिसाल है। 15 दिन के बाद एक पंच बाहर आता है, उसकी हालत देखो, उसका थोबड़ा देखो, उसको मारा गया, उसको 2-3 दिन रखा गया, कहा उसके बाद भी उसका मोबाइल छीना गया, वो सब आपको मालूम होना चाहिए हर चीज। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। और पंच फोड़ने का, क्योंकि 35 साल में वही काम किया, कैसा पंचनामा बना जाता है, कैसा पंच फोड़ा जाता है, कैसा पैसा दिया जाता है, कैसा एक्यूज को कैसा छोड़ा जाता है, ये मुझे प्रक्रिया सब मालूम है। वही नवाब मलिक भंगार वाला वही यूज कराए टैक्टिस हमको बदनाम करने के लिए। नहीं तो कैसी हिम्मत होगी। ये 15 दिन तक ये पंच कहा था, आप पूछे उसको, पंच का आप चेहरा देखो जरा,
वो पानी पी पी के बात कर रहा है, इतना उसको रात में मारा है कुरला में उसके। वो क्या करेगा बेचारा, जान के लिए तो कुछ भी बोलेगा, पैसा मिलेगा तो कुछ भी बोलेगा। आप तो आरोप लगा रहे हैं कि नवाब मलिक के लोग पंच फोड़ने का। आप आरोप लगा रहे हैं कि नवाब मलिक ने जो विटनेस है, बोलिए। हाँ, नवाब मलिक ने 15 दिन के बाद, हाँ मैं बोलूं क्या, 15 दिन के बाद ये पंच आपके सामने, 15 दिन के बाद ये पंच आपके सामने कैसा आया, किस हालत में आया, क्यों आया? क्योंकि ये सब पंच फोड़ने की, पैसा देके पंच को फोड़ने की, पंचनामा रिजेक्ट करने की, यानी जो भी कार्रवाई किया वो सब गलत है। ये हमको मालूम है कैसा हो जाया जाता है। और ये सब जिसके पास पैसा वही पंच फोड़ता है। अगर एक बार पंच फोड़ा तो पंचनामा गलत हो जाएगा, पंचनामा गलत तो इन्वेस्टिगेशन गलत हो जाएगा। दिस इज ऑल प्रक्रिया है सबे। साहिल जी आपको हर चीज मालूम है। ठीक है ज्ञानदेव जी, निवेदन है उनसे, ज्ञानदेव जी पंच कहां से एकदम ठीक है ज्ञानदेव जी, आपने भी बहुत विस्तार से अपनी सारी बातें रखी है। क्रांति जी जब भी विभिन्न आरोपों, मुझे एक सवाल क्रांति से पूछना है। सही, मुझे एक सवाल क्रांति से पूछना है कि आप फाइनली जो बॉलीवुड के लोग हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? आप जैसे मैं पहले बार से कह रहा हूं कि फिल्म इंडस्ट्री से आपका काफी करीबी रिश्ता रहा है, आप कई सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आज की स्थिति में मुंबई में परसेप्शन यह बन रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री बनाम समीर वानखेड़े, फिल्म इंडस्ट्री बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, क्या यह सही परसेप्शन है? आप फिल्म इंडस्ट्री को, आपकी अपनी इंडस्ट्री को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि समीर किसी को टारगेट कर रहा है। डेफिनेटली जहां पे वो अभी अगर कोई बैंक का मैनेजर भी हो और उसके पास ड्रग्स मिले तो वो भी अंदर जाएगा, और जो अगर कलाकार हो या कोई मीडिया से रिलेटेड हो तो वो भी अंदर जाएगा। द पॉइंट रिमेन्स, द कॉमन थिंग इज ड्रग्स। वो बिल्कुल भी बॉलीवुड के खिलाफ नहीं है कि मैं अभी बॉलीवुड की बैंड बजाऊंगा, उनके दिमाग में ये सब नहीं है। उनके दिमाग में ये है कि ये ड्रग्स के मेनेस को मैं कैसे रोकूं। और आज के पहले हम लोग ये आए भी नहीं थे, कभी मैंने मीडिया के सामने इंटरव्यू भी नहीं दिया, लेकिन आज ये सारी चीजों की वजह से हमको आना पड़ा। नहीं तो हम लोग आते भी नहीं, ना कभी हम लोग बात करते, ना समीर के बारे में कभी हम लोग को बात करने की आज तक जरूरत पड़ी। उसका काम इतना अच्छा था, लेकिन आज पूरा सब बहुत खराब करके रख दिया, बहुत खराब। क्रांति जी आप दुखी हम समझ सकते हैं, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। साहिल हमें खत्म करना पड़ेगा यहाँ पर। क्रांति जी चलते चलते आपसे ये सवाल है, आखिरी सवाल हमारा, कि जब भी इन विभिन्न आरोपों के बारे में समीर वानखेड़े से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समय आएगा तो मैं जवाब दूंगा, और वो बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया, चुप रहे। आज पिताजी भी, ज्ञानदेव जी भी, आप भी, पत्नी जी भी, दोनों यहाँ पर है और विभिन्न आरोपों के जवाब दे रही हैं। ऐसा क्यों? और आपको लगता है कि अब इतनी कंट्रोवर्सी के बाद इस केस पर कुछ असर पड़ेगा? एक्चुअली समीर के प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो एक एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी के हिस्सा है, तो उनको प्रोटोकॉल्स होते हैं। उनसे कहा जाता है कि अब आप कब मीडिया से बात करें, आप कब ना करें, तो उनको वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, हेंस वो ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं। और आज जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इतने एलिगेशंस लगने के बाद आज जब बात मुझ पे और मेरे फादर इन लॉ तक आ पहुंची, तब हम लोग को आना पड़ा। मतलब अगर लड़ना है तो लड़ो ना, मैदान में लड़ो, प्रूफ्स लाओ, उनको गलत साबित करो। कभी भी विजिलेंस से समीर ने इनकार नहीं किया है। समीर आज भी बोलते हैं, तुमको डाउट है मेरे इन्वेस्टिगेशन पे, लाओ विजिलेंस, आई विल फेस इट, बिकॉज उसको पता है वो सही है, यू नो। तो उन्होंने ना कभी इनकार किया है। पर आज जब बात हम लोग तक आ पहुंची, और आज तक भी समीर ने हमको रोका था, जाने दो, तुम लोग मत बोलो, रहने दो ना, छोड़ो ना, क्यों तुम लोग को इसमें पड़ना, मैं फाइट कर लूंगा ना मैम। बट वी कुड सी हिम, या we could see what he's going through and we said no, we have to put our foot down now, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही रहे तो एक दिन लटका देंगे, सही में हमको हैंग वैंग कर देंगे, किधर मार के फेंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा। तब क्या करेंगे? और तब बुरा लग के फिर कोई फायदा नहीं ना। एक ऑनेस्ट ऑफिसर था और उसकी फैमिली थी और वो चली गई। ऐसा होना चाहिए। क्रांति जी, ज्ञानदेव जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए और साहिल जी अगर विभिन्न आरोपों पर जवाब देने के लिए। लेकिन हम आपको बताते हैं, बड़ी बातें इस वक्त की यही हैं कि
समीर वानखेड़े एनसीपी के जोनल डायरेक्टर की पत्नी और पिता दोनों आज तक पर थे। खुलकर उन्होंने आज तक से बात की है और नवाब मलिक पर आरोप लगाया है। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति ने यह कहा है कि उनके पति पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है और समीर वानखेड़े को काम करने से रोका जा रहा है और सिर्फ समीर ने अभी तक ईमानदारी से काम किया है। जो पिताजी ने ये कहा है कि नवाब मलिक एनसीपी के बड़े नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, उन पर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव ने फर्जी सर्टिफिकेट दिखाने का आरोप लगाया है और ये कहा है कि समीर वानखेड़े को अगर कोई टारगेट कर रहा है तो वो नवाब मलिक टारगेट कर रहे हैं। नवाब मलिक ही हैं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी के बड़े नेता जो समीर वानखेड़े के परिवार से उन्हें परेशानी है और वो समीर वानखेड़े को टारगेट कर रहे हैं और वो सिर्फ इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि समीर ने उनके दामाद, जिनका नाम भी समीर है, समीर खान पर कार्रवाई की थी। जीत में इस्लाम, क्रिकेट बदनाम। आइए देखते हैं। 29 साल बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में भारत के विरुद्ध जीत क्या मिली? पाकिस्तान के तो सुर ही बदल गए। फैंस भारत से बदला लेने की बात कहने लगे तो पाकिस्तान के मंत्री इस जीत को आलम इस्लाम यानी विश्व के मुसलमानों की जीत बता रहे हैं। अब प्रश्न ये कि क्रिकेट का धर्म से भला क्या रिश्ता? भारत की हार किसी धर्म विशेष की जीत भला कैसे हो सकती है? को हमने गुमराह कर दिया। तो तासुरात बस यही है कि मुंह से यही नहीं कर रहा है कि कमाल है इनके साथ, कमाल है इनके साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। जो थप्पड़ इनके मुंह में पड़ा है ना, ये सारी जिंदगी इनको याद रहे। पाकिस्तानी अवाम की जितनी पहले की फरमाइश थी वो सारी की सारी पूरी हो गई। कहना चाहूंगी कि हमने एक एक मूवमेंट देखी है और यकीन करें कि इतना दिल खुश हुआ है ना कि बस हमारा वर्ल्ड कप आज ही था। हमारा कप आ गया। T20 वर्ल्ड कप में जीत से पाकिस्तान की खुशी का ठिकाना नहीं है। उसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया है। खुशी से पाकिस्तान के लोग सड़कों पर हैं। सभी बड़े शहरों में आतिशबाजी हो रही है। आपके सामने रावलपिंडी की तस्वीरें हैं। रविवार रात को इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी और क्वेटा जैसे बड़े शहरों में हजारों की भीड़ सड़कों पर उतरी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हवाई फायरिंग कर अपनी खुशी का इजहार किया। अकेले कराची में अलग अलग जगहों पर हुई हवाई फायरिंग में 12 लोग जख्मी हो गए, जिसमें सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। पाकिस्तान में भारत से मैच देखने के लिए लोगों ने अपनी शादियां तक टाल दी और सभी बड़े शहरों में सड़कें सुनसान रही। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि हारने वाली टीम भारत थी, जिससे पिछली 12 हार के बाद मिली इस जीत को पाकिस्तानियों ने बदला मान लिया। इतनी खुशी है, वज़ीर-ए-आज़म, 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 बाबर आज़म ने जो छक्का मारा, उसका जो बॉल गिरा है वो मुंबई की गलियों में गिरा है। अगला वज़ीर-ए-आज़म बाबर आज़म। भारत से रिश्तों को देखते हुए पाकिस्तान से ऐसी प्रतिक्रिया देखना बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान की झोली में वर्ल्ड कप की ये जीत एक अरसे बाद आई है। देख लिया कि किस तरीके से आप वो भी मानेंगे जी, आप मानेंगे और एक लंबे अरसे तक आप ये मानते रहेंगे कि हमने कैसे आपको हराया और कैसे बदला चुकाया, वो बदला जिसका हम हमेशा से मुंतजर थे। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, रिजवान मेरी जान है, बाबर मेरी आन है, शाहीन तूफान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन पाकिस्तान के गृह मंत्री ने भारत की हार की जो व्याख्या की वो किसी के भी समझ से परे है। आज सारे आलमे इस्लाम में पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनाया है। मुझे अफसोस है कि ये पहला हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच है
जो मैं कौमी जिम्मेदारियों की वजह से ग्राउंड में नहीं खेल सका, आज हमारा फाइनल था। हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। जंग के मैदान में तो पाकिस्तान को आज तक जीत नसीब नहीं हुई। वर्ल्ड कप में भी वो बरसों हारता रहा, लेकिन जैसे ही उसे पहली जीत मिली तो शेख रशीद ने अपना पुराना टेप चलाना शुरू कर दिया। शेख रशीद ऐसे इतराने लगे मानो पाकिस्तान ने कोई जंग फतेह कर ली हो। कोट पहनकर शेख रशीद कैमरे के आगे ऐसे खड़े हो गए कि वो कोई बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हों, लेकिन उनका टेप इस्लाम के आगे बढ़ ही नहीं सका। आज हमारा फाइनल था। हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। शेख रशीद साहब, आप हिंदुस्तान की चिंता छोड़ दीजिए, अपने मुल्क की चिंता करिए जिसकी तिजोरी खाली है और दुनिया में वो मजाक बन गया है। लेकिन शेख रशीद को इससे क्या, सरकार का रिमोट सेना के हाथ में है और उनके पास सेना के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये आम क्रिकेट नहीं थी, ये क्रिकेट प्लस था, ये मोर देन क्रिकेट था और जिसका इजहार हिंदुस्तान के अंदर उन बैट्समैनों और बॉलरों के घरों में पथराव करके किया है हिंदुस्तान ने। अच्छा किया मैंने दिन को ही कंटेनर हटा दिए थे, वरना जिस तरह आवाम का जोश और जज्बा इस्लामाबाद और रावलपिंडी में था उसकी मिसाल मैंने पहले कभी नहीं देखी। और ये पाकिस्तान की क्रिकेट के मैदान में बहुत बड़ी फतह थी। मेरा फाइनल कल ही हो गया जी, मेरा जो वर्ल्ड कप है वो कल ही हो गया है। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं कि न्यूजीलैंड से क्या होता है और लंदन से क्या होता है और आगे क्या होता है। मेरा कल वर्ल्ड कप था और पाकिस्तान ने वो वर्ल्ड कप जीत लिया है और हिंदुस्तान को वो चने चबाए हैं और जो उनके साथ सलूक किया है, जो 10 विकेटों से शिकस्त दी है, ये मेरा ख्याल है 74 सालों में पाकिस्तान को इससे बड़ी फतेह नसीब नहीं हुई। सारी कौम को मुबारक हो। पाकिस्तान में इस तरह का माहौल है मानो उसने सारा कर्ज चुका दिया हो। इमरान खान और सेना में झगड़ा सुलझ गया हो, लेकिन शेख रशीद इमरान से भी आगे हैं और जीत का जश्न मनाने के लिए सरकारी छुट्टी की मांग कर रहे हैं। मेरा बस चलता, मेरे पास इख्तियार नहीं, वरना आज मैं सारी कौम में खुशी के लिए छुट्टी करार दे देता, क्योंकि जितनी बड़ी ये फतेह है वो इसका तकाजा करती थी कि लोग इसको और भरपूर तरीके से जश्न मनाएं। अब शेख रशीद से कोई पूछे कि अगर ऐसा हो भी गया तो पाकिस्तानी जश्न कैसे मनाएंगे, क्योंकि जनता का दम महंगाई ने निकाल दिया है और वो सरकार को ढूंढ रही है। पाकिस्तान में जनता भले ही महंगाई की चक्की में पिस रही हो, लेकिन सरकार की तरफ से इस जख्म को कुरेदा जा रहा है। इमरान ने महंगाई को भी धर्म से जोड़ दिया है और वो ये समझा रहे हैं कि महंगाई कम करने का काम अल्लाह के फरिश्ते करते हैं। उस खबरों को द ग्राने खबर मोकला नो ग्रानी खुदा द अल्लाह ताला द तरफ पे अगर सार फरिश्ता मुकर्रर की अगर इटुनागा मुकर्रर की। जब किसी देश में संविधान से ऊपर धर्म हो जाता है तो उसका हश्र पाकिस्तान जैसा होता है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी चिंता कैसे है। मैच हम जीत गए, हमें बड़ा मजा आया और हमने भी अब इनका वही हाल करना है जो उन्होंने हमारे साथ किया था, मौका पटाखे और स्क्रीनें दिखा के। बिकॉज हमारे प्लेयर्स ने प्रूव किया कि हमें मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, हम रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट लेंगे और ग्राउंड में परफॉर्म करेंगे। बोलने से याद है उनके एंकर ने क्या मुंह से पटाखे फोड़े हैं। जिस पाकिस्तान में भारत की हार बड़े चटकारे के साथ बताई जा रही है, वहाँ की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि इमरान सरकार ने प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामी समूह के आगे सरेंडर कर दिया है। प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामी समूह तहरीक लब्बैक के प्रमुख साद रिजवी की रिहाई की मांग हो रही है। इस मांग के समर्थन में टीएलपी ने इस्लामाबाद कूच करने की चेतावनी दी थी। इससे घबराकर इमरान सरकार ने संगठन के 350 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया है। यही नहीं, सरकार साद रिजवी को भी रिहा करने पर विचार कर रही है। इमरान खान तहरीक लब्बैक से कितने डरे हुए इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत पाकिस्तान का मैच देखने गए शेख रशीद को बीच में ही दुबई से देश लौटना पड़ा। तो जो पाकिस्तान भारत के मुसलमानों की चिंता में दुबले होने का दावा करता है, वो असल में अपने यहाँ मजबूत होते कट्टरपंथियों से हल्कान है। शायद ऐसे ही लोगों को खुश करने के चक्कर में इमरान के मंत्री खेल को भी धर्म का अखाड़ा बनाने से नहीं चूके। आज तक ब्यूरो।
पाकिस्तानी मंत्री शेख रशीद का बयान तो आपने सुन लिया, लेकिन शेख रशीद से भी ज्यादा शर्मनाक बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दिया। इमरान खान ने अपने भाषण में भारतीय टीम की हार का उल्लेख मजाक के रूप में किया है। इमरान खान ने कहा कि कल की हार के बाद यह समय भारत से रिश्ते सुधारने का सही समय नहीं है। इमरान ने आगे कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की जड़ कश्मीर है। तो इमरान खान ने मजाक में यहां पर यह बात कही है, मजाक उड़ाते हुए बात कही है, सुनिए। Improve our relationship with India. I know after last night's thrashing by Pakistan team in the cricket match, it's not a very good time to talk about improving relationship with India. But I'm imagining that if somehow we resolve, and there is only one issue between us, and that is the issue of Kashmir. पाकिस्तान में इस समय जबरदस्त तनाव है। कट्टरपंथी तहरीक लब्बैक ने इस्लामाबाद में हंगामा मचाया हुआ है। इमरान खान है कि जनता को छोड़कर उम्रा करने सऊदी अरब पहुंचे हैं। भारत पर टिप्पणी करने से पहले इमरान साहब अपना घर संभालिए। क्रिकेट में धर्म को बिल्कुल मत लाइए।